आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे दोस्तों हम, और रेपो रेट बढ़ा दिया गया है। अब कमाल की बात है कि हर 2-2 महीने पे इनकी मीटिंग होती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, इससे पहले उर्जित पटेल थे, इस्तीफा दे दिया, फिर रघुराम राजन। और ये एकदम अटेंडम मीटिंग हुई है दोस्तों, अनशेड्यूल्ड मीटिंग है। मतलब अभी मार्च में हुई थी, अब मीटिंग जो है मतलब अप्रैल में हुई थी, अब जून में होने वाली थी मीटिंग, लेकिन एकदम इस हफ्ते मीटिंग हो गई। और आरबीआई ने ये फैसला किया कि 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दो। 2018 से अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया था, ठीक है। ये 4% के करीब था। बात यह है कि सीआरआर भी बढ़ाया गया। इन सब की बात मैं कई बार कर चुका हूँ। मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर लिए हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको थोड़ा बताऊंगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। देखो, 2 पॉलिसी होती है ना। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इन्फ्लेशन के फायदे भी बहुत होते हैं, इन्वेस्टमेंट साइड पे बहुत फायदा होता है। सबसे ज्यादा फायदा तो कर्जदारों को, डेटर्स को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, वो छोड़िए अभी। लेकिन हमको तो नुकसान है, नुकसान तो है ही है। पैसा बढ़ जाता है, एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। देखिए कई बार क्या होता है, अच्छा उसको छोड़िए, अभी हम उस पे आते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2 पॉलिसी है ना, जो देश को चला रही है। देश पैसे से चल रहा है, पैसे से ही चलेगा। इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। देश की नब्ज को हम जीडीपी से नापते हैं। अब जीडीपी मतलब क्या, कितना ज्यादा सप्लाई हो रहा है, कितना ज्यादा डिमांड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। एक चीज समझिए, एक सरकार पॉलिसी बनाती है जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना टैक्स लगाना है। दूसरी पॉलिसी हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है जिसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनिटरी पॉलिसी, ये जो एमपीसी आप देख रहे हैं ना, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ये क्या करती है? मॉनिटरी पॉलिसी का मतलब ये है कि मुद्रा नीति, मतलब जो पैसा ज्यादा है कि कम होगा मार्केट से, उसकी नीति। फर्ज के तौर पे आपका घर है ना, आपका घर है, आपके घर पे पिताजी हैं। पिताजी बोल रहे हैं कि भाई देखो, हमको कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, और कितना अपने बच्चों से पैसा लेना है, वो होगी फिस्कल पॉलिसी। लेकिन ये सर्कुलेट कैसे होगा? हमारे पास पैसा आया, कितना किसके पास जाएगा, और ये फ्लो मेंटेन रहे, पैसा आता रहे, ये होगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, पैसे का फ्लो बना रहे, लिक्विडिटी बनी रहे। अगर लिक्विडिटी बनी नहीं रहेगी तो इकोनॉमी गिर जाएगी। पैसे से ही तो सब चल रहा है ना। देखिए पैसा 2 लेवल पे यहां पे काम करेगा, एक तो डोमेस्टिक लेवल पे, एक आपके देश पे, और एक इंटरनेशनल लेवल पे। और इंटरनेशनल लेवल ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट, भाई आपकी करेंसी जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। भी कितना पैसा है, मतलब $1 = 75 रुपए, ऐसा है ना। तो वो भी आपको ध्यान रखना है बेटा, वो भी आपको ध्यान रखना, बट वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे अभी देखिए वॉर हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, महंगाई बढ़नी नहीं थी, बट वॉर के चक्कर में बढ़ गई महंगाई। वॉर के चक्कर में बढ़ गई महंगाई ना। इन्फ्लेशन को तो वैसे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दोनों पे भी मैंने लेक्चर लिया, उससे नापा जाता है कि डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कितना पैसा देना है, और होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से नापा जाता है। लेकिन ये कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब जब उसको पैसे बढ़ाने हैं तो वो क्या करेगा? अगर मान लीजिए कि उसको सप्लाई बढ़ानी है कि ज्यादा पैसे भेजो, तो रेट बढ़ाएगा, घटाएगा सॉरी। और अगर उसको पैसा खींचना है तो वो रेट बढ़ाएगा। पैसा खींचेंगे क्यों? जब इन्फ्लेशन कम होगा तो पैसा भेजो, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, मैं ज्यादा ही होता है हमेशा, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो पैसा खींचो। बहुत ज्यादा हो गया, देखिए इन्फ्लेशन का कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा सा आपको ऊपर से गया, लेकिन अगले जो 5 मिनट में बात करूंगा ना, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। इन्फ्लेशन का टारगेट वैसे 5.7% रखा गया है, वैसे होता कितना है? 4%, ±2 चलता है। यानी कि 2% से कम ना हो और 6% से ज्यादा ना हो। अभी कितना है? 7% से ऊपर।
7% से ऊपर चला गया तो ये डेंजरस है। इसीलिए आरबीआई ने बोला भाई इसको वापस 6% से 6% या उसके नीचे लेके आओ। 5.7% के करीब अभी 2022-2023 का टारगेट रखा है। अब फिर से आओ इन्फ्लेशन पे, ठीक है। अब देखो ये हो कैसे रहा है, ये हो ऐसे रहा है कि मान लो कि मैं अपने घर की पॉलिसी बना रहा हूं, वही पैसे का फ्लो मेंटेन रहे। तो अब मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं अपने पिताजी को पैसे देता हूं, और मेरे पिताजी ने बोला कि अब तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे। जहां तुम 10 रुपए दे रहे थे ना, वहां तुम्हें 20 रुपए दोगे। नहीं 10 तो 20 नहीं, जहां तुम मुझे 10,000 दे रहे थे वहां अब तुम मुझे 20,000 दोगे, यानी कि मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना अपने पिताजी को। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगा, मैं जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा, वहां से मेरा पैसा आएगा और मैंने पिताजी को दे दिया। अब मैं ये प्रोडक्ट किसको बेच रहा हूं, कंज्यूमर को। तो यानी कि इस प्रोडक्ट का दाम महंगा हुआ है कि नहीं, और कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर क्या बोलेगा, हमको तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं, जाओ। यानी कि उसके पास पैसा रुक गया, जो वो पैसा लगाता, जो मार्केट में बेचता, वो पैसा उसके पास है, यानी कि मार्केट से पैसा हटा। यही आरबीआई कर रहा है, समझ रहे हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कैसे करता है, 4 तरीकों से। रेपो रेट, अरे यार सॉरी, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर, ये 4 तरीके होते हैं जिससे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट भी बढ़ाया है और सीआरआर बढ़ाया है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है जिससे जो हमारे बैंक्स हैं वो जिस रेट पे लेंड कर रहे हैं पैसा आरबीआई से, वो है रेपो रेट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपने सुना होगा, इस पे नहीं जाते हैं, इसमें बाद में आएंगे। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनना। ये है थोड़ी सी, अगर यहां पे देखते हैं, ये है हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जो मैंने एग्जांपल दिया था ना अभी, पापा और घर का, अभी वो कनेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा, अरे हटो यार, आरबीआई, ये है हमारा आरबीआई, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, हटो, ठीक है। अब ये जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एसबीआई, मतलब एसबीआई हो गए, पीएनबी हो गए, जितने भी हैं, ये क्या करेंगे, ये आरबीआई से लेंगे पैसा, ठीक है। जिस रेट पे पैसा लेंगे उसको कहते हैं रेपो रेट। और अभी रेपो रेट कितना है, 4% था, अभी तक 4% था। इसको कितना बढ़ा दिया है, 4.40% पे, 40 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा दिया। यानी कि अब ये ज्यादा रेट पे पैसा लेंगे, समझ गए ना। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आरबीआई से ज्यादा रेट पे पैसा लेंगे, 40 बेसिस पॉइंट। पहले भाई 4%, अब 4.40% हो गया है। ये 0.1% भी इंक्रीज होता ना तो बैंकों के करोड़ों रुपए चले जाते हैं। ओके, आरबीआई पागल तो है नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पागल है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुमको हम ऐसे थोड़ी ना पैसा देंगे, बदले में कुछ लाओ। तो ये बैंक इनको देते हैं सरकारी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शेड्यूल बैंक ऑफ, ये जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ये सरकार से इनकी सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, और यही ये गिरवी रखते हैं आरबीआई के पास। यानी कि सरकार को भी पैसा चला गया, सरकार ने सिक्योरिटी निकाली, शेड्यूल कमर्शियल बैंक ने वो सिक्योरिटी करोड़ों में खरीद ली, और वही सिक्योरिटी ये आरबीआई को देता है, और आरबीआई इनको वापस पैसा दे देता है, समझ रहे हो। तो अब ये होता है, ये पूरा का पूरा, इसमें देखिए सरकार को भी पैसा मिल रहा है, सरकार को भी पैसा मिल रहा है, मिल गया, बैंक को भी पैसा मिल गया, आरबीआई को भी पैसा आ गया, और पैसा मार्केट में भी है, लिक्विडिटी मेंटेन्ड। लेकिन अब देखिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो 4% से आरबीआई से अभी तक ले रहा था, और अब आरबीआई ने रेपो रेट कर दिया 4.40%। यानी कि अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बैंक को। अब ज्यादा पैसा बैंक अपनी जेब से तो देगा नहीं, जो बैंक लोन देता है ना उसके रेट्स बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। लोन के अगर रेट्स बढ़े तो हमको ज्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी, यानी कि हम अभी लोन नहीं लेंगे, हम वो पैसा रख लेंगे, मार्केट से पैसा हटा, लिक्विडिटी कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। समझे, ये आरबीआई अपनी तरफ से कर सकता है। 2 तरीके, एक तो पॉलिसी होती है ना, पॉलिसी से आप इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे
मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करके। दूसरा होता है नॉन पॉलिसी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे वॉर, अब भाई तेल के प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स और आपका पैसा जो गिर रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आप कर सकते हो वो तो करेंगे। तो ये आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया, ये कंसेप्ट समझे। कुल मिला के अगर बात करें तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आरबीआई मार्केट से पैसा खींच रहा है ताकि सप्लाई कम हो और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, और हमारी ईएमआई महंगी होगी तो अभी हम लोन लेंगे ही नहीं, खत्म। तो पैसा हमारे पास ही रहा। आरबीआई चाह रहा है कि अभी जो जनता है ना वो पैसा अपने पास ही रखे, ज्यादा खर्च ना करे, मतलब वो पैसा फिर मार्केट में चला जाएगा ना, आप समझ रहे हो ना, सर्कुलेशन वो अगेन ज्यादा हो जाएगा, उसको खींचना है ये चीज। अब ऐसे ही सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर एसएलआर क्या होता है? सीआरआर ये होता है, बैंक, देखो आरबीआई है पिताजी, तो आरबीआई अपने बच्चों को, बाकी बैंक्स को कहता है कि अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो तो इसका तुमको 4 रुपए हमारे पास रखना होगा कैश के फॉर्म में, कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में हमारे पास रखोगे। बाकी ये कितना है एसएलआर? 21.75, जरा चेक कर लेना यार। और 21 रुपए जो है वो गोल्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में हमारे पास रखना होगा। बाकी का 75 रुपए तुम्हारा, तुमको जिसको लोन देना दो, जो करना है करो, सैलरी देनी दो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ सके तो तुम्हारे पास ये 25 रुपए हैं हमारे पास तुम्हारे, तो हम तुमको दे देंगे। ये है तो बैंक का ही पैसा, लेकिन बैंक को कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कैश के फॉर्म में 4 रुपए रखने हैं, और एसएलआर के फॉर्म में जो कि गोल्ड एंड सिक्योरिटी है 25, यानी कि 25 रुपए बैंक के आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, बाकी 75 रुपए इनका है। अब समझो, अब अगर मान लो, अब जैसे सीआरआर भी बढ़ा है, सीआरआर जो है वो 50 बेसिस पॉइंट पे बढ़ा है, तो यानी कि अब जैसे 4 रुपए था तो ये कितना हो गया? 4.5 रुपए। तो यानी कि अब बैंक को ज्यादा पैसे रखने हैं बैंक आरबीआई के पास। तो अगेन बैंक की जेब से अगर ज्यादा पैसा जाएगा आरबीआई को तो बैंक अपने रेट बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक कमाई कैसे करता है? बैंक की कमाई का एकमात्र साधन है लोन्स। खत्म। आप जो पैसा जमा करते हो ना, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जहां पे भी जमा करते हो, वो पैसा बैंक लोन के फॉर्म में देता है, उसका ब्याज लेता है बैंक। ठीक है, बैंक आपके पैसे पे ब्याज कमा रहा है, तो बैंक लोन से ही पैसा कमाता है, वो चलता ही लोन से है। तो जब लोन से चल रहा है और अगर रेट बढ़ा दिए आरबीआई ने तो वो भी अपने रेट बढ़ाएगा, तो पैसा हटेगा। ये कंसेप्ट है, समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिसी, ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लग गया। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में, कभी भूलो ना, है ना, क्योंकि ये टेक्निकल है काफी ज्यादा। अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे, आर्टिकल पढ़ोगे तो ऊपर से जाएगा। फिलहाल मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, भाई देखो इसमें हमारी लाइव क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। कल लाइव क्लास हुई, आज और कल फिर से लाइव क्लास है। ऐप पे जाओ, कोर्स परचेस करो, मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है। और भाई इस सैटरडे और संडे में हार्ट ब्रेक हो, दिल टूटता है तो बड़ा दर्द होता है ना, उसको कैसे कंट्रोल करें, और नेगेटिविटी पे मैं लेक्चर लेने वाला हूं। तो फटाक से हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है, जो अभी फेज 1 चल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, इसको आप ज्वाइन करिए। 230 रुपए का कोर्स है। और उसके बाद ये हमारा ट्री ऑफ नॉलेज, एसएससी, बैंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, यूजीसी नेट, सब पे कोर्स आते हैं। आज ईद सेल का आखिरी दिन है। ईद 25 कूपन कोड यूज करना है। आज रात 12 बजे तक सेल रहेगी, तो जिसको भी यूपीएससी कोर्स लेना वो ले ले। बहुत ही शानदार क्वालिटी हमने दी है। ओके, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा। तो देख लीजिए, पिछली बार जो है वो 2020 में, 22 मई 2020 में रेपो रेट में बदलाव किया गया था। तब से 4% के ऐतिहासिक लेवल पर ही बनी हुई है, मतलब 4% से ऊपर नहीं है। तो ये चीज भी मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी पैनल यही कहता है कि 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, यानी कि 4 पॉइंट चाहिए हो गया। और ये 2018 के बाद, मतलब अभी ये कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स के लिए मुश्किल होने वाली है। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के लिए अगर हमको लोन लेना है तो मुश्किल ही होगी। कैश रिजर्व रेशियो भी देखिए 4% था, अब 4.5% हो गया। तो वही है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो इन्फ्लेशन आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन वैसे मैंने बताया कि 4% पे रहना चाहिए, +-2 चलता है, या तो 6% हो या फिर 2% हो, इससे नीचे नहीं हो, इससे ज्यादा नहीं हो। तो अभी 7% से ऊपर चला गया है, तो इसी को ही कंट्रोल करना है। ठीक है, देख सकते हो ना, 7% से ऊपर है ये आपको दिख रहा है इन्फ्लेशन परसेंटेज, है ना। ये देखिए 2019 में ये बहुत बढ़िया था, 2.5% के करीब, 2.3% के करीब था, लेकिन फिर कोविड आया, बहुत ऊपर गया और तब से ये ऊपर ही है। फिर अभी नीचे आया, लेकिन वॉर के चक्कर में ये अगेन ऊपर चला गया। अब क्यों चला गया? तो भाई उसका रीजन है ये,
है ना भाई। सबसे बड़ी बात तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, 140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, तो उसकी वजह से तेल के दाम बढ़ेंगे तो भाई महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सब कुछ महंगा होता है। अब इम्पैक्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, घर की, व्हीकल की या बाकी पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। फिर जो डिपॉजिट रेट्स हैं ये भी बढ़ेंगे। रेपो रेट मतलब यही है ना कि बैंक को अपनी जेब से पैसा देना है तो कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, वो आप से ही लेगा, ठीक है, आप से ही पैसा बढ़ा के लेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो रेपो रेट सीआरआर का मतलब यही है कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखा जाए। रेपो रेट मैं आपको बता चुका हूं तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। सीआरआर, इंपैक्ट ऑफ द सीआरआर, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सीआरआर है ना 87,000 करोड़ बैंक को देने हैं। 4% था अभी, 4 रुपए, 100 में से 4 रुपए आपको आरबीआई को देने हैं, लेकिन अब 4.5 रुपए देने हैं। परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो आपको एक्स्ट्रा 87,000 करोड़ रुपए देने हैं, यानी कि बैंक इतना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा, यानी कि ये एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास गया। बैंक रो रहे होंगे यार क्या यार, मतलब बढ़िया, इतनी मुश्किल से तो इकोनॉमी पटरी पे आई थी, पैसा था वो भी आरबीआई ले गया। लेकिन अगर पिताजी डंडा नहीं चलाएंगे तो बच्चे मानेंगे नहीं, तो इसीलिए पिताजी ने डंडा चलाया है और पैसा ये बैंक का ही है और बैंक को इतना पैसा देना पड़ेगा ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो सके, ठीक है। तो ये चीज है। तो द कॉस्ट ऑफ फंड्स विल गो अप एंड बैंक्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुड गेट एडवर्सली इंपैक्टेड। सिंपल सी बात है भाई, ये बैंक के जो इंटरेस्ट मार्जिन है, इंटरेस्ट बढ़ाएगा ना। अभी तक हाउसिंग लोन सबसे सस्ते थे, बहुत बढ़िया मौका था। देखिए अब पता नहीं कब कम होगा, अभी तो हाल फिलहाल में कम होने के चांसेस है नहीं। अभी तक अगर आपने हाउसिंग लोन नहीं लिया तो बड़ी गलती कर दी, क्योंकि 6.8%, 6.5% पे आपको लोन मिल रहा था, लेकिन अभी 7% से ऊपर जाएगा। आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है ना, अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, 2,000 रुपए महंगी होगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, देख लीजिए। लोन की राशि मान लीजिए 30 लाख रुपए आपने ली है ना, और अभी मौजूदा ब्याज दर है 6.8%। आमतौर पे लोन, लॉन्ग टर्म ही लोन लोग लेते हैं। देखिए भारत में मिडिल क्लास लोग ज्यादा है जैसे मैं भी मकान ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, मकान प्लॉट ढूंढ रहा हूँ। तो भाई ऐसा है ना कि जब बहुत अनाप शनाप वैल्यूएशन लगाते हैं लोग, बहुत अनाप शनाप। वो प्रॉपर्टी मान लीजिए कि 60-70 लाख की है, लेकिन वो 1 करोड़ 10 लाख ऐसे मांगेंगे और उनके मकान कभी बिकते नहीं है, क्योंकि भारत में मिडिल क्लास ज्यादा है, अमीर बहुत कम है। भारत में मिडिल क्लास और गरीब लोग भरे 80 से 90% है भाई। आप उनके हिसाब से देखो, तभी महंगे मकान जो 3-3, 4-4 साल पड़े रहते हैं, कई बार तो ऐसा होता है बिकते ही नहीं है और बाद में वो रेट कम करके बेच के चले जाते हैं। तो आमतौर पे जो लोन लिया जाता है ना, वो 20 साल के लिए लोग लेते हैं, कम के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक एवरेज 20 साल, मैक्सिमम आप 30 साल के लिए ले सकते हैं। तो उसमें ईएमआई और कम हो जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन नहीं लें, बैंक वाले मुझे दौड़ा लेंगे, ठीक है। ले तो कम ले, अगर मतलब अगर जितने कम समय के लिए आप लोन लेंगे ना, उतना आपका इंटरेस्ट का पैसा बच जाएगा। तो अवधि है 20 साल और आपका लोन की राशि है 30 लाख, तो मौजूदा ब्याज रेट है 6.8%, ईएमआई 22,900। लेकिन अभी ईएमआई कितना जाएगी, बढ़ने के बाद नई ब्याज दर हो जाएगी 7.2, 0.4% से इजाफा, तो 23,620 रुपए आपकी ईएमआई जाएगी। लगभग 1400 से 1500 के बीच में आपको एक्स्ट्रा रुपया देना है, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है, यानी कि साल का 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना है। तो इतना है, नहीं सॉरी 720 रुपए, 1500 बोल दिया, 720 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 1520 नहीं, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आजकल मेरी भी मैथ्स काफी वीक हो गई है। ये लेक्चर था और हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें भाई, बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाए हैं, स्पेशली मोटिवेशन कोर्स, हिस्ट्री कोर्स और यूपीएससी कोर्स को आप जरूर अवेल करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।